हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले। भाई, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर सहित आज हम अपने साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे जो भी हमारे टेक्निकल के साथी हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर इंटरव्यू दें, उनको वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो आज है हमारे साथ में मिस्टर अभिमन्यु जी, और अभिमन्यु जी के द्वारा हम आपके लिए ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। तो अभिमन्यु जी, भाई, इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से बोलता है, भाई ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा क्या है, मैं नहीं जानता ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफार्मर वह यंत्र है जो बिना किसी फ्रीक्वेंसी चेंज के वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पे दो टाइप के होते हैं। ओके। ऑन स्टेप अप डाउन, स्टेप डाउन। वेरी गुड। अच्छा, कूलिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? कूलिंग के आधार पे दो टाइप के होते हैं। ओके। एक ऑयल टाइप और ड्राई टाइप। वेरी गुड। लोड के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? लोड के आधार पे भी हमारे दो प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन से? ऑन लोड ट्रांसफार्मर, ऑफ लोड ट्रांसफार्मर। ओके। और ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके। हम कैसे पहचानेंगे भाई प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है? किसी भी ट्रांसफॉर्मर पर हम जाएं, कैसे पहचानेंगे भाई प्राइमरी साइड कौन सी और सेकेंडरी साइड कौन सी है? जैसा कि ट्रांसफार्मर के पास हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो हमारी प्राइमरी साइड होती है, प्राइमरी साइड में एक केवल सिंगल केबल होते हैं। जी जी। जो कि सेकेंडरी में फिर केबलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी साइड होती है, वाइंडिंग होती है, उसके कनेक्शन किस में होते हैं? उसमें उसके कनेक्शन जो है वो डेल्टा में होते हैं। वेरी गुड। और ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी के कनेक्शन किस में होते हैं? वो स्टार में होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमारा, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी में हमारे कितने जो केबल आती है, तो उसमें न्यूट्रल आता है? हाँ जी। पीछे से एचटी से न्यूट्रल आता है ट्रांसफॉर्मर? नहीं, एसटी से नहीं आती है, वो हमारी सेकेंडरी साइड से ली जाती है, जो स्टार कनेक्शन से ली जाती है। वेरी गुड। और ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है? ट्रांसफार्मर के लिए 4 अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। ओके। 2 बॉडी के लिए और 2 न्यूट्रल के लिए। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए अभिमन्यु जी, हम दो अर्थिंग क्यों लगाते हैं? एक अर्थिंग लगाएं तो क्या होगा? एक अर्थिंग लगाने से क्या होता है कि उसमें हो सकता है दूसरी अर्थिंग हो वो डिस्कनेक्ट हो जाए, या कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो पहली नहीं तो दूसरी वर्क करती है वो। वेरी गुड। तो दोस्तों, हम दो अर्थिंग इसलिए लगाते हैं भाई, एक हम सेफ्टी रीजन से एक्स्ट्रा रखते हैं, किसी कारणवश हमारी कोई एक अर्थिंग काम ना करे तो दूसरी अर्थिंग काम करेगी। और दूसरे मायने में मैं सही तरीके से समझा देता हूं दोस्तों, जो हमारी अर्थिंग स्ट्रिप होती है, जो अर्थ से जाकर कनेक्ट होती है, भाई वो भी एक सिंगल स्ट्रिप तो होती नहीं है, उसको हम जगह जगह नट बोल्ट के माध्यम से या वेल्डिंग के माध्यम से हम उस स्ट्रिप को ट्रांसफॉर्मर तक लाते हैं। वो हमारी स्ट्रिप गल जाए या नट बोल्ट टूट जाए तो इससे क्या होगा, यदि एक अर्थिंग होगी तो हमारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा।
तो हम सेफ्टी रीजन से 2 बॉडी के लिए और 2 न्यूट्रल के लिए रखते हैं, जो अभिमन्यु जी ने बताया। बहुत ही अच्छा आंसर है। तो अभिमन्यु जी ये बताइए, जो हम ट्रांसफॉर्मर से न्यूट्रल जो है उसकी अर्थिंग करना क्यों आवश्यक है? न्यूट्रल की अर्थिंग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें सभी टर्मिनल एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होती हैं, कि क्या पता कभी ऐसा भी रीजन आ जाए जहाँ पे सर्किट फॉल्ट हो जाए या कोई भी ऐसा चीज़ हो जाए, तो ऐसा होने के बाद उस कंडीशन में अगर अर्थिंग हमारी रहेगी तो प्रॉपर वो ग्राउंड अर्थिंग हो जाती है। वेरी गुड। तो दोस्तों अभिमन्यु जी का कहना है भाई हम न्यूट्रल के लिए अर्थिंग इसलिए लगाते हैं, भाई हमारी जो सप्लाई गई हुई है तो कहीं पर सिंगल फेज के इक्विपमेंट हैं, कहीं पर 3 फेज के इक्विपमेंट हैं, और किसी भी रीजन से भाई हमारे न्यूट्रल में वोल्टेज ना जाए। भाई न्यूट्रल में वोल्टेज चले गए तो हमारा मान लो कहीं पे सिंगल फेज का इक्विपमेंट है तो हमारे डिफरेंट जगह पे सप्लाई गई हुई है, और न्यूट्रल में जैसे ही वोल्टेज जाएगा तो हमारे इक्विपमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए न्यूट्रल के लिए हम प्रॉपर अर्थिंग करते हैं कि किसी भी रीजन से हमारे न्यूट्रल के अंदर यदि वोल्टेज आ जाए तो वो ग्राउंड हो जाए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभिमन्यु जी हमारे ट्रांसफॉर्मर में जब हमारा ट्रांसफॉर्मर रनिंग होता है तो हम उस पर हाथ लगाएं या कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, और उसमें हमारा कोई वायर बॉडी से टच है और हम उसको टच करें और हमने प्रॉपर अर्थिंग दी है तो क्या हमें करंट लग जाएगा? नहीं लगेगा क्योंकि नहीं लगेगा। जो हम लोग थोड़ा जोर से लाओ, बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है इसी वजह से। दोस्तों अभिमन्यु जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और मैं बता देता हूं साथियों को सही से समझ में आए। दोस्तों यदि हमने किसी भी इक्विपमेंट की, चाहे वो घर का कोई भी अप्लायंस हो, यदि प्रॉपर अर्थिंग की है और उसकी बॉडी में कोई लाइव वायर भी टच है तो हमको करंट नहीं लग सकता, क्योंकि दोस्तों हम जो अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू रखते हैं वो 1 ओम से अधिक एक्सेप्ट नहीं करते, 1 ओम रखते हैं। और यदि उसकी बॉडी में करंट भी है और हमने प्रॉपर अर्थिंग दी है तो हमको करंट नहीं लग सकता, क्योंकि दोस्तों हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत अधिक होता है और अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू हम मात्र 1 ओम रखते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो अभिमन्यु जी ये बताओ, थोड़ा सा हम रिपीटली जाएंगे कि ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर है हमारी साइड पर, तो हम लोड चल रहा है ट्रांसफॉर्मर पर, उसकी टेप चेंज कर सकते हैं ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की? हाँ जी, ऑन लोड ट्रांसफार्मर में उसको ऑन रहते हुए लोड को चेंज कर सकते हैं, टेप को चेंज कर टेप चेंज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे साइड पर किसी पे भी हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड है या ऑफ लोड है? तो ट्रांसफार्मर के पास वहाँ पे OLTC लगी हुई है, ठीक है, उसी से हम पहचान लेंगे। और जो ऑफ लोड ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगी रहती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। दोस्तों जैसा कि अभिमन्यु जी ने बताया, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर के साथ में OLTC लगा होता है। OLTC की फुल फॉर्म होती है ऑन लोड टेप चेंजर। भाई जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा ऑन लोड टेप चेंजर, तो हम लोड की किसी भी कंडीशन में टेप को चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों OLTC में हमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, एक हमें पुश बटन भी दिए होते हैं, जिन पर एक पुश बटन पे लिखा होता लोअर, एक पे लिखा होता रेज। लोअर का मतलब घटाना, रेज का मतलब बढ़ाना। पुश बटन के माध्यम से भी हम टैप को चेंज कर सकते हैं, या हमारे OLTC में मोटर लगी होती है, मोटर के माध्यम से भी हम टैप को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक जो हमारा टैप है, एक टैप के बढ़ाने या घटाने से हमारी कितने वोल्टेज बढ़ती या घटती है? एक टेप बढ़ाने से 2 या 4 ऐसे करके
4 या 5 वोल्ट ऐसे करके बढ़ते हैं। मोस्टली 3 से 5 वोल्टेज हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारी एक टैपिंग में चेंज होती है। अच्छा, अब मन्नू जी ये बताइए, जो हमारा OLTC पे पुश बटन है, चाहे वो रेज का है चाहे लोअर का है, उसको हम किस तरह से पुश करते हैं? मतलब उस पे हाथ लगा के कंटिन्यू पुश रखते हैं या कंटिन्यू रखने से क्या होते हैं, कंटिन्यू करेंगे तो हमारी वोल्टेज, लाउडली बोलो, कंटिन्यू अगर पुश बटन को हम पुश करते हैं तो उसमें क्या है, एकदम से ही वोल्टेज हमारा हाई चला जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। अगर उस पुश बटन को हम एक बार स्टेप दे देकर हम बढ़ाते हैं तो 2, 4, 5 वोल्टेज करके 4 वोल्टेज करके वो बढ़ते जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभिमन्यु जी का कहना, देखो OLTC पे जो पुश बटन दिया होता है, चाहे वो लोअर का हो चाहे रेज का हो, उसको हमें कभी भी कंटिन्यू पुश नहीं करना, क्योंकि दोस्तों हम वोल्टेज चाहे बढ़ाएं या घटाएं, हम कंटिन्यू पुश करेंगे तो वोल्टेज या तो बढ़ते चले जाएंगे या हम घटा रहे हैं तो घटते चले जाएंगे। हमें पुश बटन को स्टेप बाय पुश करना जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। और अभिमन्यु जी, RTCC का नाम सुना आपने? RTCC कहाँ लगा होता है? RTC हमारा LT पैनल के पास लगा होता है। वेरी गुड, वो अंदर की तरफ ही हम लोग लगाते हैं। RTCC का फुल फॉर्म होता है रिमोट टेप कंट्रोल चेंजर। ओके, रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला, रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर। दोस्तों, RTCC लगाने के लाभ के बारे में जानेंगे। भाई RTCC का हमें क्या लाभ है? दोस्तों, हमारा जो LT पैनल ऑपरेटर होता है वो LT पैनल रूम में ही बैठता है, तो RTCC जो हमारा कमांड देता है वो OLTC को कमांड देता है जो ट्रांसफॉर्मर के पास लगा होता है। मोस्टली दोस्तों आपने देखा होगा, हम ट्रांसफॉर्मर ग्राउंड फ्लोर पे लगाते हैं और ज्यादातर LT पैनल हमारा बेसमेंट में होता है, तो इससे क्या है, ऑपरेटर को ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। और RTCC हमारा जो भी हमने RTCC पर सेटिंग दी है, भाई हाई वोल्टेज हमें कितना रखना है, लोअर वोल्टेज कितना रखना है, उसके अनुसार RTCC हमारा रिमोटली वोल्टेज को मेंटेन रखता है टेप चेंज करके। और दोस्तों ये बताइए अभिमन्यु जी, जो RTCC पैनल में हमारा AVR लगा होता है, यदि AVR वर्क ना करे तो हम वोल्टेज जो टैप है हमारा ट्रांसफॉर्मर का, उसको कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे? अगर AVR हमारा काम नहीं करता है तो उसको हम मैन्युअली करते हैं। ओके, मैन्युअली हम उसको, वहाँ पे एक हैंडल लगा रहता है। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, यदि हमारे RTCC पैनल में लगा हुआ AVR वर्क ना करे तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, हमारे RTCC पैनल पर एक सेलेक्टर स्विच होता है जिस पर लिखा होता है, या तो नंबरिंग दी होती है 1 नंबर 2 नंबर, या उस पर लिखा होता है। भाई 1 नंबर पे हमने कर दिया रिमोट, तो रिमोटली वर्क करेगा ऑटोमेटिकली। और यदि हमारा AVR काम नहीं करेगा तो हम सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पर सेलेक्ट कर देंगे, और मैनुअल पर सेलेक्ट करने के बाद सेम जो हम OLTC से करते थे उस पर भी पुश बटन दिए होते हैं लोअर और रेज का, और पुश बटन के माध्यम से हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो दोस्तों, और एक क्वेश्चन है, ऑयल टाइप और ड्राई टाइप जो ट्रांसफॉर्मर है, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ऑयल टाइप के जो ट्रांसफार्मर हैं उसमें ऑयल फिल किया जाता है। जो ड्राई टाइप के होते हैं उनके जो कॉइल होते हैं वो ऐसे ही खुले में रखते हैं, बस उनको कैनोपी से कवर करके। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर दिया अभिमन्यु जी ने। ऑयल और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंस के बारे में इंटरव्यूअर बहुत ही अधिक पूछते हैं, तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं। ऑयल और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में हमें पता चला, भाई ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर जिसमें ऑयल भरा होता है, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर जिसमें ऑयल नहीं होता है। और दोस्तों दूसरा मुख्य डिफरेंस, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम खुले में ग्राउंड फ्लोर पर लगाते हैं। ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर के सभी पार्ट्स हमें
दिखाई देते हैं, जैसे कंजर्वेटर टैंक, बकोल्ज रिले, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वेंट, OLTC, ये सभी पार्ट हमें दिखाई देते हैं। और जो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा नेचुरल एयर से उसका ऑयल ठंडा होता है। जब भाई वाइंडिंग पर लोड पड़ता है, ऑयल हीट होता है, तो वो हमारा नेचुरल एयर से ठंडा होता है। कैसे दोस्तों, जो हमारे ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फिन्स होती है, ऑयल हमारा फिन्सों के अंदर सर्कुलेट होता है, और जब हमारा क्रॉस वेंटिलेशन होता है, जो नेचुरल एयर होती है, उसके माध्यम से ऑयल हमारा ठंडा होता है। और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम इंडोर यूनिट कहते हैं, उसको हम बेसमेंट में ही लगाते हैं। या हमारा इंटरव्यूअर कभी कभार ये जिद करने लगता है कि भाई मुझे ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड फ्लोर पर लगाना है, तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए लगा सकते हैं, पर किसी कवर्ड के अंदर, किसी कैनोपी के अंदर, यानी खुले में नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिमन्यु जी, जो ट्रांसफॉर्मर में हम ऑयल डालते हैं उस ऑयल का क्या नाम होता है? नेफ्था मिनरल ऑयल। वेरी गुड, नेफ्था मिनरल ऑयल डाला जाता है। और ट्रांसफॉर्मर में हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो डिहाइड्रेशन अपने साथियों को थोड़ा बताओ, डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन वो BDC वोल्टेज, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है भाई, उसमें नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए वो इंसुलेटेड ऑयल है भाई। आप अपने पिलायर से, दोस्तों आप भी ध्यान दो, थोड़ा सा इधर ही ध्यान दो सभी। जो हमारा पिलायर होता है, हम पिलायर के माध्यम से किसी भी लाइव वायर को पकड़ लेते हैं, तो हमें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि पिलायर पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो इंसुलेटेड ऑयल है भाई। जब तक उसके अंदर नमी की मात्रा नहीं आएगी तब तक हमारा इंसुलेशन गुण बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई शॉर्टिंग या कोई फॉल्ट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जो नेफ्था मिनरल ऑयल है उसका हम डिहाइड्रेशन करते हैं। तो डिहाइड्रेशन के बारे में समझेंगे। डिहाइड्रेशन क्या दोस्तों, हम बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा बाहर RH की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। RH की मात्रा बढ़ जाती है, बिना धूप के पसीने आते हैं, जो अब समय चल रहा है। तो दोस्तों हम इसलिए समय समय पर या एक वर्ष के अंदर ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन करते हैं, या मौसम के हिसाब से भी कर देते हैं। तो डिहाइड्रेशन के दौरान दोस्तों होता क्या है, हमारी डिहाइड्रेशन मशीन आती है और हम नीचे के जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल टैंक है उसमें से ड्रेन पॉइंट खोलकर एक पाइप कनेक्ट करते हैं, और दूसरी जो आउटपुट की पाइप होती है डिहाइड्रेशन मशीन की, उसको कंजर्वेटर टैंक में डाल देते हैं। भाई कंजर्वेटर टैंक सबसे हाइट पर होता है, सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मर के हाइट पर कंजर्वेटर टैंक होता है। उसमें आउटपुट पाइप डालते हैं और इनपुट जो हम लेते हैं वो हम बॉटम से लेते हैं। तो एक तरफ से डिहाइड्रेशन मशीन ऑयल को लेती है और उसमें डिहाइड्रेशन मशीन में हीटर लगे होते हैं, और ऑयल जो हमारा इनपुट होता है वो उसमें हीटिंग दी जाती है, और हीटिंग के माध्यम से जो भी उसके अंदर नमी होती है वो हट जाती है। इस प्रकार ये 5-6 घंटे में हमारी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो उससे हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर से जो भी नमी की मात्रा होती है उसको हटाते हैं। अच्छा, एक BDV टेस्ट होता है, तो BDV टेस्ट क्या होता है? BDV यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। दोस्तों ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, तो डिहाइड्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम अपने ट्रांसफॉर्मर से एक ऑयल का सैंपल लेते हैं, और डिहाइड्रेशन मशीन वाला ही एक इक्विपमेंट होता है, उसमें हमारे सैंपल को लगाता है, और लगाने के बाद उसमें वोल्टेज छोड़ता है। तो ये टेस्ट करके देखता है भाई हमारा जो ऑयल है उसका इंसुलेशन गुण किस लेवल का है, यानी ये किस रेंज तक जाता है। तो मोस्टली 60 kV तक हमारा जाता है। तो भाई आप अंदाज लगा लो, हमारे ट्रांसफॉर्मर में 33 kV सप्लाई आई हुई है और हम 60 या 66 kV तक उसको
टेस्ट करते हैं। तो ये होता हमारा बीडीबी टेस्ट। दोस्तों, ये जो हमने वीडियो बनाई है, आपके चाहे आप किसी भी लेवल पर जाएं, बहुत ही सहायक होगी और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, पूरा प्यार दें, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, आप कितने भी यूट्यूब चैनल खोलना, आपको इस तरह की वीडियो तो मिल जाएंगी कि भाई आइए जानेंगे ट्रांसफॉर्मर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ऑन कैमरा आपको क्वेश्चन प्लस आंसर इस तरह की वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, हम अपने साथियों के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे टेक्निकल के साथी इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर सकें और उनको इंटरव्यू में बहुत ही मदद मिले। तो दोस्तों, हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी साथी हमारा जनहित स्किल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आएं और अपने इंटरव्यू की नॉलेज को बढ़ाएं। चाहे आप पद प्रमोशन की जॉब पाएं या आप फ्रेशर हैं तो टेक्निकल में फर्स्ट जॉब पाएं। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे जनहित स्किल चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।